एवरीवन, वेलकम टू एडी स्टडी टुडे। एंड आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 की इंग्लिश की मोमेंट्स बुक का चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की रीडिंग के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, एज वेल एज इस चैप्टर के जितने भी हार्ड डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं मैं आपको उन वर्ड्स के मीनिंग्स भी बताऊंगी ताकि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले चैप्टर का नेम है अ हाउस इज नॉट अ होम। इस नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में कहीं ना कहीं घर की बात हो रही है, घर से रिलेटेड है इस चैप्टर में कुछ। एंड एक्चुअली यू आर राइट। एंड इसका हिंट मैंने आपको इस चैप्टर की जो मैंने एनिमेशन की वीडियो अपने चैनल लेडी स्टडी टुडे पर पोस्ट की थी उसमें भी आपको दिया था। उसमें मैंने आपको इस चैप्टर का एक बेसिक आइडिया, बेसिकली यू कैन से समरी बताई थी। तो अगर आपने वो वीडियो देख लिया देन इट्स वेरी गुड, बट अगर नहीं देखी है देन इट्स ओके। आपको उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एज वेल एज मैं यहाँ पर आई बटन पर भी लगा दूंगी ताकि आप उसे क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकें। So that's also a very nice video. I think you should watch that video as well. So this story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problems? So basically इस चैप्टर में जो स्टोरी है वो ऑथर भी एक टीनेजर थे तब उन्होंने बताई थी कि उन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे बीइंग अ टीनेजर। तो जैसे आप ग्रो करते हो, टीनेजर बनते हो, तब आपको कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो उनमें से ही कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में ऑथर बताते हैं जो उन्हें भी फेस करनी पड़ी थी अपने टाइम पर। तो ऑथर अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करते हैं ये आपको इस चैप्टर में पता चलेगा। तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो बढ़ जाती हैं टीनेजर बनने पे, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप भी एक टीनेजर हो तो आई थिंक यू कैन इवन रिलेट दिस टू योर सेल्फ। तो ऑथर की फर्स्ट लाइन ही यही है कि उनका जो हाई स्कूल होता है, ये ज़्यादातर फॉरेन में होते हैं हाई स्कूल्स, तो एक तरह से ये सीनियर स्कूल होता है थोड़ा सा। तो ऑथर कहते हैं कि मेरे हाई स्कूल का फर्स्ट ईयर ही बहुत अजीब सा गया था। After leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. तो उन्होंने अपने जूनियर हाई को तो छोड़ दिया था और वो ऐसा उनको अजीब सा फील हो रहा था, स्ट्रेंज फील हो रहा था कि वो फ्रेशमैन की तरह बिगिन कर रहे थे, कि वो न्यू हाई स्कूल में आए। उनका जो जूनियर हाई स्कूल था उसे उन्होंने पहले छोड़ दिया था, वो न्यू हाई स्कूल में आए तो उन्हें एक फ्रेशमैन सा फील हो रहा था कि सब कुछ न्यू न्यू सा फील हो रहा था। उनके पास उनके ओल्ड फ्रेंड्स भी नहीं थे, ओल्ड टीचर्स भी नहीं थी, तो उनको फ्रेशमैन जैसा फील हो रहा था कि वो बिल्कुल न्यू है। तो ये सब उनके पास नहीं था, उनके पुराने फ्रेंड्स एंड उनकी पुरानी टीचर्स भी नहीं थी। The school was twice as big as my old school. And to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very isolated. Isolated मतलब अकेला, alone. Okay? So, जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि ये वाला जो स्कूल था हाई स्कूल, ये मेरे पिछले स्कूल से तो ट्वाइस था साइज में, मतलब उसका डबल था, इतना बड़ा था ये। एंड मैटर्स को वर्ड्स बनाने के लिए मतलब और बदतर चीज़ क्या हुई कि उनके जो क्लोजेस्ट मतलब यू कैन से बेस्ट फ्रेंड्स थे उनको एक दूसरे हाई स्कूल में भेज दिया। तो उन्हें बहुत अकेला सा, लोन सा फील हो रहा था बिकॉज उनके पास उनके पुराने फ्रेंड्स भी नहीं थे। आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट देम। तो वो अपने ओल्ड टीचर्स को इतना मिस करते थे कि वो उनके पास वापस जाकर उनसे मिलते थे। They would encourage me to get involved in high school, activities so that I could meet new people. Edit here. They would encourage me to get involved in high school activities so that I could meet new people. तो ऑथर के जो टीचर्स थे वो उन्हें encourage करते थे, मीन्स मोटिवेट करते थे कि वो
अपनी स्कूल की अलग अलग करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लें एंड उससे वो न्यू न्यू पीपल से घुले मिलेंगे एंड उनके न्यू फ्रेंड्स भी बन जाएंगे. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. तो उन टीचर्स ने ऑथर जैन को बोला कि उन्हें लग रहा था कि कुछ टाइम बाद जैसे ही ऑथर एडजस्ट कर लेंगे अपने न्यू स्कूल में, तब वो अपने न्यू स्कूल को अपने पुराने स्कूल से भी ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे. उन्हें अपना नया स्कूल ज़्यादा पसंद आने लग जाएगा. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. तो वो जो ऑथर है वो कहते हैं कि मेरे टीचर्स ने मुझे ये भी बोला और मुझसे ये प्रॉमिस करवाया कि जब ऐसा हो जाएगा, जब मुझे अपने नए स्कूल में एडजस्ट करने के बाद नए फ्रेंड्स मिल जाएंगे, तब भी मैं अपने पुराने टीचर्स को विज़िट करूँगा. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. One Sunday afternoon, remember this, एक दिन Sunday afternoon को, this paragraph is somewhat important, so pay more attention on this one. One Sunday afternoon, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace. As usual, my red tabby cat was lying on top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. तो ऑथर कहते हैं कि मेरा हाई स्कूल स्टार्ट होने के कुछ दिन बाद ही एक दिन संडे को दोपहर में मैं अपनी डाइनिंग रूम टेबल पे बैठकर होमवर्क कर रहा था अपना, और एक कोल्ड विंडी फॉल डे था एंड हमारा जो फायर प्लेस है जहाँ पर बहुत कोल्डी रीजन होता है, जो वहाँ पर ना फायर प्लेस होता है गर्माहट पहुँचाने के लिए. आपको ज़्यादातर घरों में मिल जाएगा फायर प्लेस. तो उनके फायर प्लेस में फायर चल रही थी ताकि वो ठंडक से बच सके. और हर दिन की तरह एज यूजुअल मीन्स हर दिन की तरह उनकी जो रेड टैबी कैट थी वो उनके पेपर्स के ऊपर बैठी हुई थी, लाउडली पर कर रही थी और ओकेजनली उनके पेन पर टक 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 ऐसे होता है ना, वो भी कर रही थी ताकि एंटरटेनमेंट की सेक हो. मतलब एंटरटेनमेंट सेक होता है किसी की फिक्र करना, कुछ बचाना. तो यहाँ पर एंटरटेनमेंट सेक का मतलब हुआ कि थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए, थोड़ा ऑथर को थोड़ा मज़े करवाने के लिए एक तरह से. शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी. तो वो कैट की बात कर रहे हैं कि ये जो कैट है ये मुझसे कभी दूर नहीं रही. I had rescued her when she was a kitten and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. तो ऑथर ये क्रेडिट लेते हैं कि मैंने उसको रेस्क्यू किया था जब वो एक किटन थी, मतलब जब वो बहुत छोटी थी. कैट से जो यंगर स्टेज होता है वो होता है उनका किटन. तो जब वो किटन थी तब ऑथर ने उसे रेस्क्यू किया था एंड उसे एक तरह से पता था कि ऑथर ही रिस्पॉन्सिबल है उसे अच्छी लाइफ देने के लिए. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. तो उनकी जो मदर थी वो फायर प्लेस में आग जलाने के लिए फायर को स्टोक कर रही थी. स्टोकिंग का मीनिंग आपको इस चैप्टर के बैक में जो वर्ड मीनिंग्स होते हैं उसमें भी मिल जाएगा. तो इट इज़ बेसिकली feeding and tending the fire. So suddenly I smelled something strange and then I noticed it. Smoke pouring in through the seams of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन इंसिडेंट्स. तो मेन इंसिडेंट क्या था कि एकदम से ऑथर ने होमवर्क करते हुए कुछ अजीब सा स्मेल किया. इट वॉज समथिंग स्ट्रेंज एंड फिर उन्होंने नोटिस किया कि वो
जो स्ट्रेंज स्मेल आ रही थी उन्हें वो थी स्मोक की, जो उनकी सीलिंग मतलब कि छत के थ्रू उनके कमरे में एंटर कर रही थी। एंड वो स्मोक इतनी जल्दी पूरे कमरे में फैलने लग गई कि उनको मुश्किल से ही कुछ दिख रहा था। जब स्मोक फैलती है तो आपको कुछ ढंग से दिखता नहीं है। तो वैसा ही ऑथर एंड उनकी मदर के साथ हो रहा था कि उन्हें कुछ ढंग से नजर ही नहीं आ रहा था। ग्रोपिंग ग्रोपिंग मीन्स feeling with one's hands to find the way। तो रास्ता पता लगाने के लिए आप जैसे हाथ हिलाते हो, जैसे अगर आप खेलते होगे आंख बिछोले का गेम, तो उसमें आपने देखा होगा कि जिसके आंखों पर पट्टी बंधी होती है वो अपने हाथ हिलाते हैं ताकि उसको रास्ता थोड़ा पता लग सके। तो वैसे ही रास्ता पता लगाने के लिए आप हाथ हिलाते हो, उसे आप कहते हो इंग्लिश में ग्रोपिंग। So groping our way to the front door, we all ran out into the front yard। तो जैसे तैसे वो अपने हाथ वगैरह इधर उधर मारकर अपना रास्ता पता लगाकर वो फ्रंट डोर से निकलकर फ्रंट यार्ड में आ गए। तो फॉरेन में भी कई घरों के फ्रंट एंड बैक यार्ड्स होते हैं, तो वो फ्रंट यार्ड में आ गए। सो दैट इज अपार्ट फ्रॉम द मेन बिल्डिंग के बाहर ही होते हैं जनरली फ्रंट यार्ड्स। तो वो बाहर आ गए घर से। By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly। तो इतने में वो बाहर आए, इतने में तो पूरी छत उनकी फ्लेम्स यानी आग की जो चिंगारियां होती है उससे भर गई। एंड वो और जल्दी स्प्रेड हो रही थी, यानी वो आग बहुत तेजी से फैल रही थी। आई रैन टू द नेबर्स टू call the fire department while I watched my mother run back into the house। तो ऑथर जल्दी से अपने नेबर्स के पास भागने ही लगे थे ताकि वो फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर सकें, बिकॉज उनके पास उनके फोन्स नहीं थे। दैट वाज ऑल बर्न्ड इनसाइड, कुछ बचा नहीं था। लेकिन तभी वो देखते हैं कि उनकी मदर वापस घर में भाग रही है, मतलब उनकी मदर बाहर निकल चुकी है बट स्टिल शी इज रनिंग इन द हाउस। And here's the reason. My mother then ran out of the house carrying a small metal box full of important documents। तो फिर उनकी जो मदर थी वो घर से बाहर निकली एक स्मॉल मेटल का बॉक्स लेकर जिसमें सारे important डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे। She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house। तो उन्होंने लॉन में वो केस मीन्स एक तरह से सूटकेस, वो बॉक्स रखा और क्रेज्ड स्टेट मतलब कि अजीब सी स्टेट में, मतलब उनके दिमाग में पता नहीं उस वक्त क्या चल रहा था। ऑथर डजंट इवन नो इट। वो वापस घर में भाग गई, मतलब कि बॉक्स रखा और फिर वापस उस जलते हुए घर में वो चली गई। आई न्यू व्हाट शी वाज आफ्टर। तो ऑथर को पता चल गया कि वो क्या लेने जा रही है। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स। तो ऑथर के जो फादर हैं वो बहुत पहले ही चल बसे थे जब ऑथर यंग थे। एंड ऑथर ये जानते थे कि उनकी मदर उनके फादर की पिक्चर्स और लेटर्स को आग में नहीं जलने देगी, तो इसलिए वो अंदर ये लेने गए। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेंबर हिम बाय। तो उनके फादर की पिक्चर्स एज वेल एज लेटर्स ही वो कुछ चीज़ें थी जिससे उनकी मदर देखकर उनके फादर को याद कर सकती थी, उनकी रिमेम्बरेंस में वो चीज़ें थी। उसके अलावा कुछ नहीं था उनके फादर को रिमेम्बर करने के लिए उनके पास। बट स्टिल ये जानते हुए भी ऑथर स्क्रीम्ड एट हर दैट मॉम नो, कि नहीं मम्मा अंदर मत जाओ, बिकॉज चिंता होती है कि आपकी मदर अंदर है एंड फायर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो ऑफ कोर्स चिंता होती है। तो इसलिए द ऑथर स्क्रीम्ड कि नहीं मम्मा रहने दो।
I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. तो ऑथर अपनी मदर के पीछे भागने वाले थे कि तभी उन्होंने देखा कि एक बड़े से हाथ ने उन्हें पकड़ लिया एंड ही वॉज अ फायरमैन. तो ऑथर को एक फायरमैन ने पकड़ लिया और अंदर जाने से रोका. यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर. सी, ये है फायरमैन एंड sorry edit here, and he is author Zan. So author को पकड़ रखा है फायरमैन ने और उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा. एंड ऑथर ने नोटिस ही नहीं किया कि उनकी पूरी स्ट्रीट फायर ट्रक से भर चुकी है. मतलब किसी ने ऑलरेडी फायर ब्रिगेड को बुला लिया था. एंड एक्चुअली उनके जो नेबर्स थे उन्होंने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था बिकॉज ऑथर नहीं बुला पाए थे. वो जैसे ही बुलाने जा रहे थे और अपने नेबर्स से हेल्प मांगने जा रहे थे तभी उनकी मदर को घर में वापस अंदर जाते देख वो वापस अपनी मम्मा के पास भागने लगे. तो इसलिए वो नहीं बुला पाए लेकिन उनके नेबर्स ने बुला लिया. तो ऑथर ने बहुत कोशिश की अपने आप को फ्री करने की उनके ग्रास्प, मतलब कि उनकी पकड़ से, उन फायरमैन की पकड़ से अपने आप को फ्री करने की बहुत कोशिश की ऑथर ने कि वो अंदर भाग सके, अपनी मम्मा को ला सके, बुला सके. लेकिन क्योंकि फायरमैन जानते थे कि वो गलत होगा, उस बच्चे की भी जान खतरे में आ जाएगी, इसलिए फायरमैन ने उसका हाथ नहीं छोड़ा. एंड बार बार ऑथर चीखते रहे कि यू डोंट अंडरस्टैंड अदर्स इन देयर, कि तुम नहीं समझोगे, मेरी मदर है अंदर. He held on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. तो ऑथर अब एडमिट करते हैं कि हाँ वो गलत थे एंड जो फायरमैन थे वो राइट थे. बिकॉज ऑथर जानते थे कि अगर उन्हें तब छोड़ दिया जाता, फायरमैन छोड़ देते उन्हें, तो फिर ऑथर भाग जाते घर के अंदर एंड देन हिज लाइफ वुड बी एट अ ग्रेट रिस्क. तो इसलिए ऑथर का हाथ नहीं छोड़ा फायर फाइटर ने. एंड ऑथर ये भी जानते थे कि वो ढंग से लॉजिकली एक्ट नहीं कर रहे थे, कि मतलब दिमाग नहीं लगा रहे थे, सिर्फ इमोशंस में ही बहते जा रहे थे. सो जब ऑथर का हाथ पकड़ा हुआ था एक फायर फाइटर ने, तब बाकी के जो फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर भागे. इट्स ऑल राइट, they'll गेट her, he said. तो यहाँ पर ही कौन है? ही इज द फायर फाइटर. तो जो फायर फाइटर है वो कहते हैं कि डोंट वरी, जो अंदर फायर फाइटर्स गए हैं वो तुम्हारी मदर को बचा लेंगे, वो ले आएंगे तुम्हारी मदर को. He wrapped a blanket around me and sat me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. तो ऑथर को फिर उन्होंने एक ब्लैंकेट उड़ाया. आपको पता होगा कि जब आग का कोई केस होता है तो ज़्यादातर ब्लैंकेट उड़ाया जाता है. उससे क्या होता है, हवा में जो ऑक्सीजन होती है उसका आपकी बॉडी के साथ कांटेक्ट थोड़ा सा बंद हो जाता है, जिसकी वजह से हवा नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी, तो आग भी नहीं लगेगी. सो ब्लैंकेट बहुत अच्छा सोल्यूशन है जब भी फायर लगे तब यूज़ करने के लिए. तो फिर देन फाइनली एक फायरमैन घर से बाहर निकला ऑथर की मदर को लेकर. तो फिर ऑथर की मदर को फटाफट वो ट्रक में ले गए एंड उन्हें एक ऑक्सीजन मास्क भी दिया. आई रन ओवर एंड हग्ड हर. तो ऑथर फटाफट भागे एंड अपनी मदर को गले लगा लिया. All those times I have ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. तो ऑथर थोड़े से इमोशनल हो गए एंड जितनी भी बार उन्होंने अपनी मदर के साथ आर्ग्यू किया, मतलब बहस की, एंड जितनी भी बार अपनी मदर को हेट किया, वो सब हेटेडनेस, वो पूरे आर्ग्यूमेंट वगैरह की बातें, वो सब एकदम से वैनिश, मतलब कि डिसअपियर हो गई एंड उनके दिमाग से चली गई. एंड
कब गई? जब उनके दिमाग में अपनी मदर को खो देने का ख्याल आया। सो ऑथर ने अपनी मम्मा को खो देने का एक ख्याल से सारी हेटरेडनेस जो भी उनके दिमाग में आर्ग्यूमेंट रिलेटेड अपनी मदर को हेट करने की फीलिंग्स थी, वो सारी एकदम से गायब हो गई। शी इज गोइंग टू बी ओके, सेड द फायरमैन। तो फायरमैन ने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी। उन्होंने बस थोड़ी सी स्मोक इनहेल कर ली है, यानी थोड़ी सी स्मोक अंदर ले ली है, एंड फिर वो वापस फायर से लड़ने के लिए चले गए जब उनकी मदर वहाँ पर बैठी थी और वो अपनी मदर के पास बैठे थे। एंड उन्हें याद है कि अपने घर को जलता हुआ देख कितना इमोशनल मोमेंट था। सो देन फाइनली 5 hours लेटर, याद रखना कितने टाइम बाद, 5 घंटे बाद, 5 hours के बाद फाइनली वो फायर खत्म हुई। द फायर वॉज फाइनली आउट एंड उनका जो घर था वो ऑलमोस्ट पूरा ही जल गया था। बट देन इट स्ट्रक मी, आई हैडंट सीन माई कैट, वेयर वॉज माई कैट। तो ऑथर ने तब नोटिस किया कि एक मिनट, मेरी कैट कहाँ पर है? मैंने बहुत टाइम से अपनी कैट को देखा नहीं। जब से ये घर बर्न होने का इंसिडेंट हुआ तब से उनकी कैट मिसिंग थी। तो उन्हें लगा कि कहीं उनकी कैट मर तो नहीं गई है। एंड फिर एकदम से ये सब उसे हिट करा कि सब कुछ उसे बहुत वियर्ड सा, बहुत गंदा लगने लगा कि उनके जो न्यू स्कूल था वो उनको इतना पसंद नहीं आ रहा था, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। एंड देन फायर लग गई घर में। देन ओवर टू इट, कैट भी उनकी मिल नहीं रही थी उन्हें, तो वो एकदम से टूट गए एंड वो रोने लगे। वो इतना रोए कि मतलब ही वॉज extremely sad, extremely. I was suffering loss big time. तो बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र कर रहे थे वो, बहुत ज़्यादा उनको एकदम से झटका सा लग रहा था कि सब कुछ एकदम से ही बुरा हो गया उनकी लाइफ में। द फायरमैन वुडंट लेट अस गो बैक इनटू द हाउस दैट नाइट। तो उस दिन दोपहर से रात हो गई, क्योंकि 5 घंटे में फायर बुझी। तो उस दिन रात को फायरमैन उन्हें वापस घर में नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि वो अभी भी बहुत डेंजरस था कि मतलब डेड और अलाइव की सिचुएशन थी कि जिंदा होगे या फिर मर जाओगे, ऐसी सी सिचुएशन आ गई थी। और ऊपर से वो इमेजिन ही नहीं कर पा रहे थे उनकी कैट कहाँ गई, उसके बारे में उनको कुछ खबर नहीं है। एंड इस सब के बावजूद उन्हें कहीं जाना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाएंगे। सो कुछ अपने कपड़े जो भी बच गए थे, जिनमें आग नहीं लगी थी, उन सबको लेकर अपनी कार में वो चले गए थे। और जो फायरमैन ने कुछ ब्लैंकेट्स भी उन्हें दिए थे, तो वो भी लेकर वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर चले गए थे वो रात गुजारने के लिए। फिर अगले दिन, क्योंकि वो संडे था, तो नेक्स्ट डे मंडे को उन्हें स्कूल जाना पड़ा। कि जब फायर हुई, द फायर ब्रोक। तो व्हेन द फायर ब्रोक मतलब टूटी नहीं, यहाँ पर ब्रोक का मतलब टूटना नहीं है। ब्रोक मतलब कि जब फायर टुक प्लेस, या फिर यू कैन से अकर्ड, एडिट हियर, व्हेन फायर टुक प्लेस, जब फायर लगी तब उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी, जो संडे को मॉर्निंग में वो चर्च गए थे तब भी उन्होंने पहनी थी, वही पहनकर वो हाई स्कूल चले गए। तो मतलब उनकी कोई स्कूल ड्रेस नहीं थी शायद तब। फॉरेन में वैसे ही बहुत कंट्रीज़ में स्कूल ड्रेस होती नहीं है, तो इसलिए वो जस्ट अपनी नॉर्मल सी ड्रेस जो उन्होंने पिछले दिन सुबह पहनी थी
वही पहनकर वो चले गए और उनके पास कोई शूज़ ही नहीं थे। मीन्स बिना शूज़ के उनको स्कूल जाना पड़ा। जस्ट सी हाउ बैड हिज सिचुएशन वॉज। एंड एक्चुअली शूज़ उनके पास इसलिए नहीं थे क्योंकि ही किक्ड देम ऑफ। उन्होंने अपने शूज़ को जब वो होमवर्क कर रहे थे तब साइड में धक्का मार दिया था। एंड उसके बाद दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। तो मतलब फायर उनके जूतों को भी साथ में ले गई। फायर से उनके जूते भी बर्न हो गए। तो उन्होंने अपनी जो आंट थी, उनकी आंट मीन्स जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में, या फिर अगर आपका इंग्लिश में ही, आंट आपकी ताई भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है। तो इस तरह से उनकी एक आंट थी, उनसे उन्होंने कुछ टेनिस शूज़ बोरो कर लिए थे ताकि वो स्कूल में पहन के जा सके। वाई कुडंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? कि ऑथर पूछते हैं कि मैं घर पे क्यों नहीं रह सकता, मुझे स्कूल नहीं जाना। माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। तो उनकी मदर ने तो उनकी बात नहीं सुनी, बट उनको बहुत एम्बेरसिंग मतलब शर्मनाक फील हो रहा था हर एक चीज़ की वजह से। कि मतलब उन्होंने पिछले दिन के कपड़े पहने हुए हैं, वही पहनकर वो स्कूल जा रहे हैं। उनके जूते भी उन्होंने अपनी आंट से बोरो किए हैं, वो भी टेनिस शूज़। और जो क्लोथ्स उन्होंने पहने हुए थे वो बहुत वियर्ड लग रहे थे। उनके पास कोई बुक्स नहीं थी, उनका कोई होमवर्क भी उनके पास नहीं था, उनका बैकपैक और उनका सब कुछ जो भी उनके बैकपैक में था वो सब चला गया था फायर में। और जितनी अपनी सिचुएशंस को बेटर बनाने की कोशिश करते थे वो उतनी ही वर्स होती रहती थी। तो he was very sad and उनके दिमाग में नेगेटिविटी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वो बुरा सोचने लग गए थे। वो सोचते थे कि क्या मैं हमेशा अलग रहने के लिए पैदा हुआ हूँ? कि मतलब क्या मैं कभी किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता? क्या कभी मेरे दोस्त नहीं बन सकते? क्या कभी मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता? ऐसे सब ख्याल उनके दिमाग में आ रहे थे। एंड वो कहते कि आई डिडंट वांट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट वॉज गोइंग टू बी दिस वे। कि अगर ऐसी लाइफ होगी तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे ना ही बड़ा होना, ना मुझे बदलना, ना मुझे ऐसी किसी लाइफ को हैंडल करना। एंड ही ऑल्सो सेज कि आई जस्ट वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई। जस्ट थिंक, ऑथर के दिमाग में मरने तक का ख्याल आ गया था। मतलब he just wanted to die. He didn't want it to handle his life in the way it was going. I walked around school like a zombie. तो यहाँ पर zombie actual meaning zombie नहीं है. Actually here zombie means a listless person without any enthusiasm. तो मतलब कि he had no enthusiasm. Enthusiasm आपको बताती हूँ, मीन्स enthusiasm is a kind of enjoyment, कि उनके पास कोई enthusiasm नहीं था। एंड इस बुक में भी आपका लिखा हुआ है चैप्टर के बैक में वर्ड मीनिंग्स में, zombie का मीनिंग जो यहाँ पर है, इट इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ zombie। तो बुक में लिखा है ग्लॉसरी में, अ डल एंड एपैथेटिक पर्सन। तो इसका मीनिंग भी बेसिकली यही है कि उनके मुंह पे कोई स्माइल नहीं थी, कुछ हैप्पीनेस वाला कुछ हो ही नहीं रहा था उनके साथ। एंड एवरीथिंग फेल्ट सरियल। सरियल मीन्स अनरियल, कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में। एंड ये सब हुआ है उनके साथ। सो बुक के हिसाब से कहूँ तो इट फेल्ट वेरी स्ट्रेंज एंड बिज़ार टू हिम। और जितनी भी वो सिक्योरिटी फील करते थे उनके ओल्ड स्कूल, ओल्ड फ्रेंड्स और उनके घर से, एंड डोंट फॉरगेट उनकी कैट से भी, वो सब चली गई थी। एक झटके में सब कुछ उनके पास से चला गया। When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. तो जब उस दिन स्कूल के बाद वो अपना घर देखने गए, मतलब जो उनका घर होता था वो घर देखने गए,
तब वो शॉक्ड रह गई ये देखकर कि कितनी ज़्यादा डैमेज हो गई थी। एंड जो कुछ भी जला नहीं था, वट एवर वॉजंट बर्न्ड, उसे वो जो वाटर और जो केमिकल्स फायरमैन ने यूज़ किए फायर को पुट आउट करने के लिए, यानी फायर को बुझाने के लिए, उन केमिकल्स और वाटर ने उस चीज़ को भी डिस्ट्रॉय कर दिया जो जलने से बच गई थी। बट इट वॉज फायरमैन्स जॉब एंड इट वॉज डन फॉर गुड ओनली। एंड जो कुछ चीज़ें थी जो जली नहीं, जो खराब नहीं हुई, वो थी सिर्फ उनके फादर की फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और थोड़े बहुत और उनके फादर से रिलेटेड पर्सनल आइटम्स जो कि उनकी मदर ने हीरोइकली रेस्क्यू किए थे। तो हीरोइकली मीन्स जैसे मूवीज़ में हीरोज रेस्क्यू करते हैं, थोड़ा उसी तरह से उन्होंने रेस्क्यू किए थे। बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हार्ट एक्ड फॉर हर। तो ऑथर को बहुत बुरा लगता है कि उनकी कैट चली गई थी, कि ये सब तो ठीक है, तो ये सब तो चीज़ें हैं, बट उनकी कैट, एंड उनकी कैट के लिए उनका हार्ट एक करता था। एक करता था मतलब कि इट यूज टू पेन। देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव। ग्रीफ मतलब कि दुख जताना। तो उनके पास टाइम ही नहीं था दुख जताने का। उनकी मदर ने उन्हें जल्दी से घर से बाहर निकाला क्योंकि उन्हें रहने के लिए एक प्लेस ढूंढनी थी और उन्हें कुछ क्लोथ्स भी लेने थे उनके स्कूल के लिए। एंड क्योंकि उनकी सारी मनी, क्रेडिट, डेबिट कार्ड्स, ये सब जो होते हैं, ये सारे तो फायर में बर्न हो गए, तो अब उनके पास मनी भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मनी बोरो की, क्योंकि उनके पास कोई क्रेडिट डेबिट कार्ड्स नहीं थे, कैश भी नहीं था, और यहाँ तक कि कोई आइडेंटिफिकेशन वगैरह भी नहीं था जिससे कि वो बैंक से ही मनी निकाल ले। तो वो विड्रॉ भी नहीं कर पाए बैंक से मनी, एंड सब कुछ स्मोक में चला गया था, एवरीथिंग। तो उस हफ्ते उन्होंने जो उनका घर होता था उसे बहुत हद तक क्लियर ऑफ किया, कि मतलब जो डैमेज हुई थी उसे जैसे तैसे क्लियर किया। एंड डेब्रिस था उसे भी क्लियर कर दिया था। एंड ऑथर को पास में ही एक अपार्टमेंट मिल गया था, ऑथर को और उनकी मॉम को, जो उन्होंने रेंट पे लिया था। एंड जब भी वो डेब्रिस क्लियर हो रहा था तब ऑथर जाते थे देखने कि कैसे ना कैसे उनकी कैट उनको कहीं मिल जाए, बट वो उन्हें नहीं मिलती थी। एंड ही यूज्ड टू थिंक दैट शी वाज गॉन, कि वो चली गई है। वो हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते थे कि वो कितनी प्यारी किटन थी। एंड ऑथर को उनकी बहुत याद आती है। ऑथर कुछ अपनी उस कैट से रिलेटेड मेमोरीज याद करते हैं, कि जैसे कब वो मॉर्निंग में जब ऑथर उन्हें उठाते थे उस कैट को, तो फिर वो कैसे ऑथर के बेड से निकलती नहीं थी और ऑथर के पीछे लगी रहती थी, ऑथर पर क्लाइंब करके उसकी पॉकेट में जाकर सो जाती थी। तो ऑथर को ये सब याद आ रहा था और जिसकी वजह से वो और ज़्यादा सैड फील कर रहे थे। इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली। तो हमेशा ऐसा लगता है कि जो बैड न्यूज़ होती है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है, और ऑथर के केस में भी कुछ डिफरेंट नहीं था। उनके भी हाई स्कूल में सभी को पता चल गया, यहाँ तक कि टीचर्स को भी पता चल गया कि उनके साथ क्या हुआ। तो यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है प्लाइट, उसका मीनिंग है कंडीशन। तो ऑथर के कंडीशन के बारे में भी उनके हाई स्कूल में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, सबको पता चल गया। एंड ऑथर अब और ज़्यादा एम्बैरेस्ड, मीन्स शर्मनाक सा फील कर रहे थे कि जैसे वही रिस्पॉन्सिबल हो इस सब के लिए, जबकि ऑथर ने तो कुछ किया ही नहीं। इट वॉजंट हिज मिस्टेक। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल। कि ऑथर अपने आप को एक तरह से ताना मारते हुए कहते कि वाह, नए स्कूल में स्टार्ट करने का क्या तरीका है। एंड ये वो अटेंशन नहीं थी जो ऑथर चाहते थे, क्योंकि उनके साथ
ये सब हुआ, ये सब देखकर सुनकर जो लोग थे उनके स्कूल में, वो सब ऑथर को एक अलग तरह से अटेंशन सी दे रहे थे कि सब ऑथर को देख रहे थे कि कैसी कंडीशन हो गई उनकी, बट ये वो अटेंशन नहीं थी जो ऑथर को चाहिए थी। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। तो अगले दिन तो लोग और ज़्यादा अजीब तरीके से उनके साथ बिहेव कर रहे थे। एंड ऑथर अपनी जिम क्लास के लिए रेडी हो रहे थे। एंड और इनके स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में लॉकर्स होते हैं, तो जिसमें वो अपनी स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स जो भी उनको रखना होता है वो रखते हैं। तो वो अपने लॉकर के पास खड़े थे एंड लोग मिलिंग अराउंड, मतलब कि उनके आसपास घूम रहे थे। इफ आई से अकॉर्डिंग टू द बुक, देन इट एक्चुअली मीन्स कि एक एमलेस मैनर, मतलब कि बिना किसी एम, यानी यू कैन से गोल, बिना किसी गोल के लोग उनके आसपास घूम रहे थे और सभी उनको कह रहे थे कि जल्दी करो, हरी अप। एंड ऑथर को अजीब तो लग रहा था, बट वो सोच रहे थे कि पिछले कुछ हफ्तों से जितना मैं सरप्राइज हुआ हूँ उससे ज़्यादा क्या स्ट्रेंज होगा, उसके बाद तो मुझे कुछ अजीब नहीं लगता। तो ऑथर को ऐसा फील हो रहा था कि सब मुझे चाहते हैं कि मैं जल्दी से जिम में जाऊं। और फिर थोड़ी देर बाद ऑथर ने देखा क्यों वो ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि जिम में एक बड़ी सी टेबल सेटअप की हुई थी जिसमें अलग अलग तरह की थिंग्स थी सिर्फ ऑथर के लिए। सो ही सेज जस्ट फॉर मी। तो उन्होंने एक तरह का कलेक्शन रखा हुआ था जिसमें वो स्कूल सप्लाई, स्कूल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब रखी थी। उनके लिए नोटबुक्स भी थी और डिफरेंट तरह के क्लोथ्स जैसे कि जीन्स, टॉप, स्वेट सूट्स, ये सब रखे हुए थे। और उनको ऑथर को क्रिसमस जैसा फील हो रहा था, बिकॉज क्रिसमस में जैसे आपको गिफ्ट्स मिलते हैं उसी तरह से उनको एकदम से गिफ्ट्स मिल गए थे। एंड आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। तो ऑथर बहुत इमोशनल फील कर रहे थे। एंड जिन लोगों ने कभी ऑथर से बात नहीं की वो ऑथर के पास आ रहे थे और अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो इट फेल्ट रियली नाइस टू द ऑथर। एंड उन सभी ने ऑथर को अपने घर आने के इनविटेशंस दिए। एंड उनका जो जेन्युइन, मतलब जो असली उनका कंसर्न था ऑथर के लिए, जो चिंता थी ऑथर के लिए, वो दिख रही थी। एंड इट रियली टच्ड मी, मीन्स इट रियली टच्ड द ऑथर। ऑथर को बहुत अच्छा फील हुआ। एंड उस वक्त ऑथर को फाइनली थोड़ा सा रिलीफ फील हुआ, थोड़ी सी शांति सी मिली और उन्होंने फर्स्ट टाइम सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उनकी नेगेटिविटी धीरे धीरे कम होने लगी। उस दिन उन्होंने फ्रेंड्स बनाए। तो फाइनली उनके फ्रेंड्स बने। एंड देन एक महीने बाद वो अपने घर पे थे, उसे रीबिल्ड होते हुए देख रहे थे कि मतलब उनका घर जब वापस बन रहा था सेम जगह पर। बट इस वक्त थोड़ा सा डिफरेंट था, वो अलोन नहीं थे। ही वॉजंट अलोन, अकेले नहीं थे वो। उनके साथ उनके दो नए फ्रेंड्स थे उनके न्यू स्कूल के। एंड it took a fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all the wonderful people around me. तो एक फायर लगी मुझे अपनी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स के बारे में फोकस करने से रोकने के लिए एंड अपने आसपास जो वंडरफुल अमेजिंग पीपल हैं उनके साथ खुलने मिलने के लिए। ओपन अप मतलब उनके साथ खुलने मिलने के लिए। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बींग बिल्ट rebuilt when I realized my life was doing the same thing. तो जब वो अपने घर को रीबिल्ड होते हुए देख रहे थे तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उनकी लाइफ वापस सेम चीज़ कर रही थी। जब वो वहाँ पर बैठे हुए थे और अपने न्यू बेडरूम के बारे में प्लान कर रहे थे तभी उन्होंने किसी की चलने की आवाज़ सुनी जो उनके पीछे से आ रही थी। एंड किसी ने बोला, डज दिस बिलोंग टू यू, कि क्या ये तुमसे बिलोंग करती है?
एंड वो एक्चुअली एक वुमेन थी। तो ऑथर ने जब टर्न किया, उन्होंने देखा कि एक वुमेन उनके हाथ में ऑथर की कैट लेकर खड़ी है। मतलब सीरियसली ऑथर की कैट उन वुमेन के हाथ में थी। एंड ऑथर ने फटाफट वो वुमेन के हाथों से उस कैट को ग्रैब कर लिया, यानी ले लिया। आई हेल्ड हर क्लोज टू मी एंड क्राइड इनटू दैट ब्यूटीफुल ऑरेंज फर। तो जो कैट है उसके ऑरेंज फर हैं। आप इस फोटो में देख सकते हो कि ये वो सीन था जब ऑथर ने वो कैट पकड़ ली थी एंड फटाफट ऑथर ने अपने पास उस कैट को लिया और वो रोने लगे एंड शी पोर्ड हैप्पीली। तो वो भी खुश होकर पर्र करने लगी। उनको बहुत खुशी थी अपनी कैट से मिलकर और उस कैट को भी बहुत खुशी थी ऑथर से मिलकर। एंड उनके फ्रेंड्स ने भी उन्हें हग किया और कैट को भी हग किया और सारे कूदने लग गए आसपास। सो इट वॉज ऑल अ सिचुएशन ऑफ हैप्पीनेस। Everything again went happy in the life of author. Apparently, my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. तो मतलब कि कैट इतनी ज़्यादा डर गई थी उस फायर से कि वो 1 माइल से भी ज़्यादा दूर तक भाग गई थी। और उसका जो कॉलर था उस पे ऑथर का फ़ोन नंबर था, बट क्योंकि सारे फ़ोन्स डिस्ट्रॉय हो गए थे फायर में, इसलिए वो उससे कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। तो दे कुड नॉट कनेक्ट विद द ऑथर जैन गॉडियोसो। बट ये जो वंडरफुल वुमेन है, ये जो अच्छी वुमेन है, वो बहुत कोशिश करके फाइनली जैन को ढूंढकर उसके पास उसकी मिसिंग कैट ले आई। एंड उन्हें जैसे तैसे पता चला कि हाँ ये इसी की कैट है। वो इतना ज़्यादा मिस कर रहे थे अपनी कैट को, इतना ज़्यादा उन्होंने अपनी कैट को प्यार दिया था कि वो कैट भी उन्हें बहुत मिस कर रही थी। And I sat there with my friends and my cat curled up in my lap. All the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. तो ऑथर तब अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे थे, उनकी कैट उनकी गोदी में बैठी थी कर्ल अप करके। एंड सारी जो भी ओवरवेलमिंग सी फीलिंग्स थी ऑथर के अंदर, लॉस की और ट्रेजिडी जो उनके साथ हुई उसकी, वो सारी डिमिनिश यानी गायब होने लग गई थी। दैट ऑल जस्ट वैनिश्ड। सो आई फेल्ट ग्रैटिट्यूड फॉर माई लाइफ। तो उन्हें अपनी लाइफ के लिए ग्रैटिट्यूड फील हुआ। He thanked his life, and not only his life but also his new friends, kindness of the stranger, and also the loud purr of his beloved cat. तो मतलब जो ऑथर जिस स्ट्रेंजर से मिले थे उसकी काइंडनेस, उनके न्यू फ्रेंड्स, उनकी जो कैट थी प्यारी सी उसका लाउड पर और उनकी लाइफ, इस सब के लिए ऑथर को ग्रैटिट्यूड फील हुआ। एंड उनकी कैट भी वापस आ गई थी और ऑथर भी वापस आ गए थे। तो अब एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डिड द ऑथर से दैट माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। तो कैट तो बैक हो गई बट ये ऑथर बैक हुई, मतलब ऑथर क्या कहीं खो गए थे? सो नो, जस्ट गो इन टू द फिगरेटिव मीनिंग। तो मतलब कि मैंने आपको जो द स्नेक ट्राइंग की पोएम की एक्सप्लेनेशन थी उसमें मैंने आपको फिगरेटिव एज वेल एज लिटरल मीनिंग के बारे में बताया था। तो फिर यहाँ पर लिटरल मीनिंग पर नहीं जाना, लिटरल मीनिंग यहाँ पर नहीं यूज़ हुआ है, यहाँ पर यूज़ हुआ है फिगरेटिव मीनिंग। सिर्फ इस वाले सेंटेंस में फिगरेटिव मीनिंग यूज़ हुआ है, बाकी पूरे चैप्टर में लिटरल मीनिंग ही है। तो उस वीडियो में मैंने आपको फिगरेटिव और लिटरल मीनिंग अच्छे से समझाए थे। इफ़ यू वांट टू वॉच इट देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द आई बटन हियर or you will find that video's link in the description box below. It is the snake drawing poem explanation. Okay, so author
ने ये इसलिए कहा है कि उनकी कैट भी वापस आ गई और वो भी, क्योंकि पहले ऑथर के पास जितनी भी सिक्योरिटी हैप्पीनेस थी जो वो फील करते थे, जैसे कि उनके फ्रेंड्स के बारे में बात करी जाए या उनके घर के बारे में बात करी जाए या फिर उनकी कैट के बारे में बात करी जाए या फिर उनके टीचर्स के बारे में बात करी जाए, तो ये सब ऑथर के पास वापस आ गया था। तो ऑथर को ये सब मिल गया जिसकी वजह से ऑथर कहते हैं कि मेरी पहले वाली लाइफ वापस आ गई। So these were basically the glossary words, or you can say word meanings. And don't go because the homework question is right here. Okay, wait. होमवर्क क्वेश्चन देखने से पहले मेरी पिछली वीडियो जो थी अ हाउस इज नॉट अ होम चैप्टर की एनिमेशन वाली वीडियो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, आप उसे देख सकते हो। उसमें मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देने का टाइम आ गया है। सो हियर इज द आंसर फॉर माय प्रीवियस वीडियोस होमवर्क क्वेश्चन। सो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, इट वॉज नेम द राइटर और यू कैन से द ऑथर ऑफ द चैप्टर और स्टोरी अ हाउस इज़ नॉट अ होम। तो अ हाउस इज़ नॉट अ होम चैप्टर के ऑथर का, बेसिकली राइटर का नाम आपको बताना था। तो आंसर है जैन गॉडियोसो। ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। इनका नाम इस चैप्टर के लास्ट में भी लिखा आपको मिलेगा अपनी बुक में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द होमवर्क क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। तो इस वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन है, व्हाट वाज जैन डूइंग व्हेन ही फाउंड दैट हिज हाउस हैज कॉट फायर। तो जब जैन को पता चला कि उनके घर में आग लग गई है, तब जैन क्या कर रहे थे। सो दिस इज बेसिकली योर होमवर्क क्वेश्चन। हैज़ द हिंट, मैंने अभी आंसर का एक छोटा सा हिंट, एक वर्ड बोला है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है, एंड जो भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सबसे कम टाइम में देगा, दैट विल बी प्रोबेबली इन द नेक्स्ट 2 days टिल फ्राइडे, जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। तो जो भी पहले आंसर देगा मैं उसका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो के होमवर्क हीरोज़ की कैटेगरी में लूँगी। होमवर्क हीरोज़ के बारे में आपको नहीं पता है, देन यू कैन सिंपली वॉच दिस वीडियो इन द आई बटन, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये है मेरी चैनल इंट्रोडक्शन की वीडियो, एंड इस वीडियो में मैंने आपको होमवर्क हीरोज़ के बारे में अच्छे से समझाया। सो यू कैन सिंपली consider watching that video, and if you found this video helpful, then do like, share this video, and also subscribe to my channel AD Study Today. So that was all. Thanks for watching.